खासकर तुम्हारी माँ को नीचा दिखा सके, इसलिए उनके सामने प्रीति को लेकर अपनी इस नफरत को बाहर मत आने देना। बस कुछ दिनों की ही बात है। आरव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादाजी के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। गुस्से से आरव के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। दादाजी उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख पा रहे थे। वो मंद मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूं आरव, तुम सब कुछ दांव पर लगा सकते हो, लेकिन अपना नाम, रुतबा और अपनी इज्जत को कभी नहीं। और तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बुआ को तुम्हारे और प्रीति के रिश्ते की सच्चाई पता चले। दादाजी ये सोच ही रहे थे कि दरवाजे पर एक सर्वेंट नॉक करते हुए बोली, सर, वो बड़ी मैडम और मैडम नाश्ते के लिए बुला रही है। उस सर्वेंट की बात सुनकर दादाजी बोले, हाँ तुम जाओ, हम आते हैं। इतना बोलकर दादाजी आरव के कंधे को थपथपाते हुए बोले, चलो आरव, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आराम से स्टडी रूम में बैठकर अपना काम करते रहना। अभी वक्त है बुआ के आने में। आरव दादाजी की तानेबाजी अच्छे से समझ रहा था। वो अपने गुस्से का घूंट पीते हुए चुपचाप दादाजी के पीछे चल दिया। वही डाइनिंग एरिया में कोमल जी और प्रीति मिलकर प्लेट्स लगा रही थी। कुछ ही देर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहां कमी थी तो आरोही की वो आज सुबह जल्दी ही कोलाज चली गई थी। प्रीति ने अलग अलग तरीके के बहुत से डिशेस बनाए थे। खाने की खुशबू पूरे सिंघानिया मैंशन को महका रही थी। हर कोई बड़े मजे से खाना खा रहा था। दादी जी अपने मुंह में एक निवाला रखते हुए बोली, मानना पड़ेगा, बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। दादी जी के मुंह से तारीफ सुनकर प्रीति के होठों पर स्माइल आ गई। वही दादी के हाँ में हाँ भरते हुए दादाजी बोले, वाकई में इंदुमती जी खाने में जो स्वाद है वो सच में लाजवाब है। वही नील सबके साथ बैठकर चटकारे लेकर खाते हुए बोला, सच में दादू, मैंने आज तक ऐसा टेस्टी नाश्ता कभी नहीं किया। दादाजी, दादी जी और नील से अपने बनाए डिशेस की तारीफें सुन प्रीति काफी खुश हो रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़ा सा खालीपन बाकी था, क्योंकि वो कोमल जी के मुंह से भी कुछ सुनना चाहती थी। उसकी नजरें बार बार कोमल जी और आरव पर जाकर ठहर रही थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटे हिटलर की तरह बैठ के चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, जैसे वो दोनों यहाँ हो ही ना। लेकिन आरव और कोमल जी को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों ही बड़े चाव से नाश्ता कर रहे हैं। उन दोनों को देख प्रीति अपने मन में बोली, दादाजी, 6 महीने पहले जब मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी, तब आपने मुझ पर भरोसा करके दादी जी की केयर टेकर के जॉब के लिए मुझे चुना था। आपने, दादी ने, आरोही ने और कोमल आंटी ने मुझे बहुत प्यार दिया। बदले में मैंने कल आप सबका दिल दुखाया। वो सब अनजाने में ही सही, लेकिन फिर भी आप सबको हर्ट किया मैंने, और फिर भी आप मेरे साथ मेरे सपोर्ट में रहे। उसके लिए मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूंगी दादाजी। लेकिन मैंने सोच लिया, मैं आरव जी और उनके प्यार के बीच कभी नहीं आऊंगी। 2 महीने का वक्त दिया ना आरव जी ने। इन 2 महीनों में मैं साबित कर दूंगी कि मैं आरव जी के लायक नहीं कहा आरव जी, और कहा मैं इनका और मेरा कोई मैच ही नहीं इनके लिए। सौम्या जैसी कोई अमीर घर की बेटी सही मैच है। प्रीति एक जगह खड़ी होकर कब से किसी सोच में पड़ी थी कि उसे देखकर नील, जो आरव के बगल में बैठा हुआ था, वो आरव से बोला, बॉस, आपने बताया नहीं कि आपके घर में इतनी सुंदर सर्वेंट भी है। नील की बात सुनकर आरव ने उसके नजरों का पीछा किया, जो प्रीति के चेहरे पर जा ठहरी। प्रीति ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर काफी जंच रही थी। प्रीति को एक नजर देख आरव ने अपनी नजरें नील की ओर कर ली और सख्ती से बोला, हे तो क्या बॉस, पहले बताते तो इसके मांग में मेरे नाम का सिंदूर होता, और ये अभी ऐसे किसी और की नहीं, मेरी सुहागन बनी खड़ी होती। आप कभी मेरा नहीं सोचते। अच्छी सैलरी नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छी वाइफ तो दिला ही सकते थे। नील का प्रीति को लेकर कमेंट करना आरव को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। वो उसे घूरते हुए गुस्से से अपनी आवाज को धीमी कर बोला, अच्छी सैलरी, अच्छा घर, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम बिल्कुल नहीं करते। 5 लाख सैलरी थी, जो तुम्हारे गलतियों की वजह से 2 लाख पर आकर रुक गई। और 1 करोड़ का बंगला था, जो अभी भी वही है। बस अपनी गलतियों की वजह से तुम्हारा वहां जाना मना है, और अब अभी तुमने जो गलती की उसकी सजा मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा।
वक्त आने पर आरव के मुंह से ये सुनकर नील ने हैरत होकर आरव से पूछा, बॉस, अभी कौन सी गलती कर दी मैंने? ऑफ मेरे साथ कहीं। नील ने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में दादाजी के कुछ शब्द गूंजे, प्रीति बहू। प्रीति अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज सुनाई पड़ी, प्रीति बहू। दादाजी की आवाज सुनकर प्रीति अपने सेंस में आई और हड़बड़ाती हुई बोली, जी दादाजी, कहिए। दादाजी को प्रीति को बहू कहते देख नील को कुछ अजीब लगा। आखिर दादाजी उसे बहू क्यों कह रहे हैं? वो इसी सोच में था कि तभी एक बार फिर उसके कानों में उनकी आवाज सुनाई पड़ी, कहाँ खोई हो बेटा, मैं कब से आवाज दे रहा हूं। वो दादाजी मैं वो। प्रीति को ऐसे हकलाते देख दादाजी मुस्कुरा दिए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, यहां आव, ये मेरी ओर से तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। दादाजी अपने जेब से एक लिफाफा निकालकर प्रीति के हाथों में थमाते हुए बोले। ये देखकर जैसे ही प्रीति ने दादाजी को मना करना चाहा, दादी जी बोली, रख लो बेटा, ये सगुन होता है, इसे अपने दादाजी का आशीर्वाद समझो। प्रीति ने दादी के कहने पर वो लिफाफा थाम लिया और दादाजी के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद ली। दादाजी ने प्रीति के सर हाथ फेरते हुए कहा, जुग जुग जियो छोटी बहू। दादाजी के मुंह से छोटी बहू सुनकर नील को एक बड़ा सा झटका लगा। अब जाकर उसने ध्यान दिया कि वो जब से आया है वहां सौम्या कहीं नजर नहीं आई, और जिसे वो सर्वेंट समझ रहा था उसने सर्वेंट के यूनिफॉर्म भी नहीं पहने। ये सब ध्यान में आते ही अब नील को अपने कहे शब्दों पर पश्चाताप होने लगा। वो रोनी सी अजीब शक्ल बनाते हुए अपने मन में बोला, नील, ये तूने क्या किया? अब बॉस तुझसे तेरी सैलरी या फिर तेरा घर नहीं छीनेंगे, अब सीधे तुझसे तेरी जान छीन लेंगे। नील अपने मन में बड़बड़ रहा था कि तभी उसे आरव की भारी आवाज सुनाई दी, मिस्टर नील, अगर तुम्हारा हो गया हो तो स्टडी रूम में चले, बहुत काम है। आज इस वक्त नील को आरव कहना ऐसा लग रहा था जैसे यमराज जी कह रहे हो। चलो नील, तुम्हारा वक्त आ गया है। नील हाँ में सर हिलाकर अपनी जगह से उठकर आरव के पीछे चला गया। दादी जी ने भी प्रीति के खाने की खूब तारीफ करते हुए उसे सगुन में एक सुंदर सा नेकलेस सेट दिया। दादी जी के कहने पर कोमल जी ने प्रीति को सगुन के तौर पर घर के खानदानी कंगन दिए। कुछ देर बाद स्टडी रूम में आरव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और नील कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसे प्रीति का चेहरा याद आया और वो कुछ सोचते हुए आरव से बोला, बॉस, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, आरव ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था वो नहीं कहेगा तू भी नील जो पूछना है वो पूछ कर रहेगा। और वही हुआ। नील गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, बॉस, क्या पहले मैं प्रीति मैडम से पहले कहीं मिल चुका हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है उन्हें। उसकी बात सुनकर आरव धीरे धीरे बुदबुदाया, सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले पड़े हैं। इतना बोल आरव ऊंची आवाज में बोला, दादी की केयर टेकर थी वो, अब चुपचाप काम करो वरना दफा हो जाओ। प्रीति 6 महीनों से यहाँ केयर टेकर की जॉब करती थी, लेकिन घर में आने वाले किसी भी मेहमान या फिर घर के फैमिली के अलावा किसी अनजान के सामने नहीं आती थी। नील ने 1-2 बार ही प्रीति को देखा था, वो भी दूर से, जब वो आरव को जगाने आता है। नील अपने मन में बोला, तो ये वजह थी, कल रात बॉस के इतना पीने की बॉस को अपने बिजनेस में क्या आधा 5% भी लॉस बर्दाश्त नहीं, पागल हो जाते हैं, पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेते हैं। फिर इतना बड़ा लॉस होने के बाद बॉस ने सिर्फ ड्रिंक की ये बात हजम नहीं हुई। नील इतना बोलकर मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे अपने मन में बड़बड़ाया, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी न्यूज मिली है, उस सौम्या से पीछा तो छूटा, लेकिन ये हुआ कैसे बॉस तो बताने से रहे, अब आरोही से ही पूछना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यूड। मैडम से पहले कहीं मिल चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है उन्हें। उसकी बात सुनकर आरव धीरे धीरे बुदबुदाया, सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले पड़े हैं। इतना बोल आरव ऊंची आवाज में बोला, दादी की केयर टेकर थी वो, अब चुपचाप काम करो वरना दफा हो जाओ। प्रीति 6 महीनों से यहाँ केयर टेकर की जॉब करती थी, लेकिन घर में आने वाले किसी भी मेहमान या फिर घर के फैमिली के अलावा किसी अनजान के सामने नहीं आती थी। नील ने 1-2 बार ही प्रीति को देखा था, वो भी दूर से जब वो आरव को जगाने आता है। नील अपने मन में बोला, तो ये वजह थी, कल रात बॉस के इतना पीने की बॉस को अपने बिजनेस में एक क्या आधा
1% भी लॉस बर्दाश्त नहीं, पागल हो जाते हे, पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेते हैं। फिर इतना बड़ा लॉस होने के बाद बॉस ने सिर्फ ड्रिंक की ये बात हजम नहीं हुई। नील इतना बोलकर मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे अपने मन में बड़बड़ाया, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी न्यूज मिली है। उस सौम्या से पीछा छूटा। अब आगे। आरोही के कमरे में प्रीति आरोही को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। आरोही की बच्ची, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा था तूने कि तेरे वो डेविल भाई कुछ दिनों तक घर नहीं आएंगे? हाँ, रुक तू। प्रीति का गुस्सा देख आरोही उससे बचकर भागती हुई बोली, लेकिन प्रीति भाभी, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि भाई आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ऐसे गुस्से में घर से बाहर गए हों और गुस्सा खत्म होते ही वापस लौट आए हों। कभी कभी तो महीनों लगा देते थे घर आने में, कभी अमेरिका, कभी लंदन, तो कभी दुबई चले जाते थे, और कभी कभी तो कहा जाते थे, पता ही नहीं होता था। आरोही प्रीति से बचने के लिए सोफे के पीछे खड़ी बड़बड़ा रही थी। प्रीति जो उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रही थी आरोही के मुंह से अपने लिए। प्रीति भाभी सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वो ज्यों की त्यों रुक गई और अपसेट सा चेहरा बनाकर सोफे पर बैठ गई। प्रीति को अपसेट देख आरोही भी सोफे पर आकर उसके बगल में बैठ गई और बोली, जब से आई हूं कॉलेज से आप मुझे दौड़ाए जा रही है, अब बता भी दीजिए हुआ क्या? आरोही के सवाल पर प्रीति चीढ़ते हुए धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस सुबह सुबह उस हिटलर आरव सिंघानिया ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। प्रीति का जवाब सुनकर आरोही हंसते हुए बोली, अब मैं या फिर कोई और इसमें क्या कर सकता है? इस आरव सिंघानिया नाम की मुसीबत को आपने खुद चुना है, और आपने बताया क्यों नहीं भाई को कि गलती उनकी थी? वो आपके पास आए थे, आप नहीं। आरोही की ये बात सुनकर प्रीति उसे गुस्से से घुरकर सोफे पर से उठकर वहां से जाने हुई कि तभी आरोही उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, कमाल करती है आप। ऐसे गुस्सा मुझे होना चाहिए आपसे, आपको मुझसे नहीं, क्योंकि इतने महीने से साथ थे हम और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे मुंह से मेरे भाई की बुराई सुन सुनकर आपके दिल में कुछ कुछ होने लगा है। हम ये भनक तक नहीं होने दी कि आप भाई को पसंद करती है, इतना प्यार करती है उनसे कि उन्हें किसी और का होते हुए आपसे देखा नहीं गया। इसलिए आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया अंजाम सोचे बिना। आरोही की बात सुनकर प्रीति बुरी तरह चीढ़ते हुए बोली, चुप कर आरोही, पहले तो ये आप कहना बंद कर, नॉर्मल तरीके से बात कर, नहीं तो सच में पीट जाएगी मेरे हाथों। प्रीति को ऐसे चीढ़ते देख आरोही को बड़ा मजा आ रहा था। वो झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, क्यों भला, आप कहने में क्या बुराई है? अब रिश्ता ही वैसा है हमारा, मैं आपको पहले की तरह। प्रीति तूने ये किया, प्रीति तूने वो किया, ये नहीं कह सकती बुद्धू लड़की। अब भाभी हो आप मेरी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर तूने मुझसे आप करके बात की तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, समझी? प्रीति के इन शब्दों को सुन आरोही अजीब सा फेस बनाते हुए बोली, अरे लेकिन भाभी, इधर आ भाभी, ये कर दे भाभी, वो कर दे, कितना बुरा साउंड करता है यार। प्रीति आरोही के इस बात पर अपने दोनों हाथों से आरोही के दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए क्यूट सा फेस बनाकर बोली, तो मेरी क्यूट सी छोटी सी आरोही, तुम्हें भाभी कहने की भी जरूरत नहीं। आरोही दर्द से तिल मिला उठी, नहीं नहीं प्रीति, नहीं। प्रीति उसके गालों को छोड़कर उसे चिढ़ाते हुए बोली, बड़े मजे ले रही थी ना मेरे, अब अपने इन गालों को पकड़कर बैठी रहे जो लाल टमाटर बन गए हैं। प्रीति इतना बोलकर हंसते हुए कमरे से जाने को हुई कि तभी आरोही अपने दोनों गालों को सहलाते हुए गुस्से से बोली, प्रीति की बच्ची रुक तू। आरोही इतना बोलकर प्रीति के पीछे उसे पकड़ने को भागी। प्रीति ने जब आरोही को गुस्से से उसके पीछे आते देखा तो वो उससे बचने के लिए उसके कमरे से बाहर की ओर भागी। अब दोनों ही टॉम एंड जेरी की तरह पूरे मेंशन के अंदर शोर मचाते हुए दौड़ रही थी। प्रीति को साड़ी पहनने की इतनी आदत नहीं थी, इसलिए दादी जी की इजाजत लेकर उसने सिंपल सी कुर्ती और उस पर जीन्स पहन ली थी, जिसकी वजह से वो आराम से दौड़ पा रही थी। उस वक्त जुड़े में बंधे हुए उसके कमर तक आते लंबे बाल इस वक्त हवा में लहरा रहे थे। प्रीति के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी स्माइल थी जो उसकी खूबसूरती को निखार बढ़ा रही थी। वो आरोही को चिढ़ाते हुए यहां से वहां भागने लगी। दोनों ने ही पूरे मेंशन को सर पर उठा लिया। प्रीति की बच्ची बचकर कहा जाएगी,
आरोही, तुम नहीं पकड़ पाओगी, मुझे हार मान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हारे गालों को मैं एप्पल की तरह रेड नहीं कर देती, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उन दोनों के इस शोर शराबे को सुनकर दादाजी, दादी जी, कोमल जी अपने कमरे से बाहर निकले। जैसे ही उन दोनों ने प्रीति और आरोही को नीचे लिविंग एरिया में इस तरह चहकते देखा, दादाजी और दादी जी के होठों पर मुस्कुराहट छा गई। वहीं कोमल जी ये देखकर दादाजी और दादी जी के पास आकर बोली, माँ जी, बाऊ जी, इन दोनों को रोकिए, कितना शोर मचा रही है दोनों। अगर इनकी आवाज आरव के कानों तक पहुंच गई तो दोनों को उसके गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। आप लोग जानते हैं ना, उसे शोरा शराबा पसंद नहीं। दादी जी, कोमल जी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं करेगा तेरा आरव, क्योंकि वो खुद ही प्रीति बहू को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया है। दादी जी की बातें सुनकर दादाजी और कोमल जी ने उनकी नजरों का पीछा किया। उनकी नजरें सामने अपने दोनों हाथों को जेब में रखकर कॉरिडोर से अटैच रेलिंग के पास खड़ा एकटक नीचे लिविंग एरिया में प्रीति और आरोही को देखे जा रहे आरव पर पड़ी। कुछ देर पहले आरव स्टडी रूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर एक फाइल लेने जा रहा था। तभी उसे सामने से प्रीति खील खिलाकर हंसती हुई उसी की ओर दौड़ती हुई आते दिखी। आरव की नजरें प्रीति पर ठहर गई। ये तीसरी दफा था जब आरव की नजरें प्रीति को देखकर अपनी मनमानी में उतर आई हो, आरव के खिलाफ जाकर प्रीति को निहारने में लगी हो। पहली बार जब घूंघट के हटते ही प्रीति का मासूम चेहरा उसके सामने आया था। दूसरी बार आज सुबह जब प्रीति साड़ी पहनकर उसके सामने आई थी। और ये तीसरी बार जब प्रीति खील खिलाती हुई दुनिया जहां से बेपरवाह अपनी ही मस्ती में झूमे जा रही है। प्रीति को देखकर आरव के कदम एक जगह ठहर गए थे। प्रीति और आरोही दौड़ती हुई आई और कॉरिडोर के बीचों बीच बने सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग एरिया में चली गई। आरव पिछले 10 मिनट से लगातार प्रीति को बिना पलकें झपकाए देखे जा रहा था। उसकी नजरें उसकी सुन ही नहीं रही थी। प्रीति के हंसते चेहरे को देख आरव की आंखों में सुकून उतर आया था और आरव को ऐसे प्रीति को देखता देख दादाजी और दादी जी के दिल में जो उम्मीद थी आरव और प्रीति के रिश्ते को बरकरार रखने की, वो उम्मीद और थोड़ी बढ़ गई। उन दोनों के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। वहीं कोमल जी के होठों पर भी छोटी सी स्माइल थी। प्रीति और आरोही को ऐसे चहकते खील खिलाते देख कोमल जी का प्रीति को लेकर जो सॉफ्ट बिहेव था वो आरोही के वजह से ही था, क्योंकि जब से प्रीति इस घर में केयर टेकर बनकर आई और आरोही से उसकी दोस्ती हुई, तब से ही आरोही खील खिलाने लगी, हंसने बोलने लगी, खुश रहने लगी। नहीं तो अक्सर आरोही की यही शिकायत रहती थी कि उसकी कोई बड़ी बहन छोटी बहन क्यों नहीं है, एक भाई है वो भी किसी डेविल से कम नहीं। आरोही आरव से बहुत डरती थी। डर की वजह से ही वो आरव से न कभी अपनी कोई खुशी बांटती थी और न अपना दुख। आरोही खुद को अकेला महसूस करके काफी उदास रहा करती थी, लेकिन जब से उसकी दोस्ती प्रीति से हुई थी वो हंसती खेलती रहने लगी थी। वो दोनों अभी भी शोर करते हुए पूरे लिविंग एरिया में दौड़ रही थी। प्रीति आरोही से बचने के लिए जैसे ही सोफे से हटकर पीछे भागने को हुई कि तभी किसी औरत से टकरा गई। उसके टकराते ही सबकी आंखें जो आरोही और प्रीति को ही देख रही थीं, वो हैरानी से बड़ी हो गई। प्रीति जल्दी से उनसे दूर हटकर रोनी सी सूरत बनाकर बोलने लगी, सॉरी आंटी, वो गलती से मुझे। प्रीति आगे कुछ कह पाती उससे पहले उस औरत ने प्रीति की बाजू को पकड़कर उससे कहा, अंधी है क्या? इतना कहकर उस औरत ने गुस्से से प्रीति को पीछे की ओर धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से प्रीति के पैर डगमगाए। वो गिरती उससे पहले आरोही ने उसे थाम लिया। प्रीति संभल कर उस औरत के प्रीति को धक्का देते ही ऊपर खड़ा आरव जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जिन आंखों में थोड़ी देर पहले सुकून नजर आ रहा था, उन आंखों में अचानक से सख्ती छा गई। वहीं नीचे उस औरत को प्रीति को ऐसे धक्का देते देख आरोही के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से बोली, बुआ आप ये क्या कर रही है? वो गिर जाती, अभी आपने धक्का क्यों दिया? आरोही को गुस्सा होते देख प्रीति उसके बाजू को पकड़कर दबी आवाज में बोली, आरोही चुप हो जा, गलती मेरी है, मैंने ही नहीं देखा। आरोही की ऊंची आवाज सुनकर वो औरत गुस्से से आरोही और प्रीति को घूरते हुए बोली,
आरोही बेटा, तुम्हारी जुबान तो पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई है। ये औरत कोई और नहीं, आरोही और आरव की बुआ शांति मेहरा थी। अपनी बुआ शांति मेहरा की ये बात सुनकर आरोही के हाथों की मुट्ठी बन गई। आरोही गुस्से से कुछ कहे थी कि तभी दादाजी, दादी जी और कोमल जी वहां पहुंचे। उन तीनों को आते देख बुआ जी ने झूठी हंसी हंसने लगी। बुआ जी ने दादाजी और दादी जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। बुआ जी आरोही और प्रीति की ओर देखकर कुछ कहने वाली थी कि तभी उनके कानों में अपने पापा आरव के दादाजी की भारी आवाज सुनाई पड़ी। शांति, तुम अपनी भाभी का आशीर्वाद लेना भूल गई। दादाजी की ये बात सुनकर बुआ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वहीं कोमल जी दादाजी की बात सुनकर बोली, नहीं बाऊजी, इसकी जरूरत नहीं। इसकी जरूरत है कोमल बहू, तुम भाभी हो। इसकी आज ये तुम्हें मान सम्मान नहीं देगी, तो ये देखकर आगे आरोही भी अपनी भाभी प्रीति को मान सम्मान देना जरूरी नहीं समझेगी। दादाजी की सख्त आवाज सुनकर शांति जी मुंह बनाते हुए बेमन से जाकर कोमल जी के पैर छूती है। कोमल जी बुआ जी के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा खुश रहो शांति। बुआ जी एक नकली हंसी हंसते हुए अपनी नजरों को इधर उधर घुमाकर देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है भाभी, पहले हमारे आरव की दुल्हन से तो मीलाव जरा हम भी देखें मिस्टर आरव सिंघानिया की बीवी को। बुआ जी की बातें सुनकर आरोही प्रीति से लीप हटकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, जी बुआ जी, क्यों नहीं ये रही हमारे भाई की दुल्हन और इस घर की बहू मेरी भाभी। आरोही की आवाज सुनकर और उसका इशारा पाकर बुआ जी उसकी ओर पलटी और उसके बगल में खड़ी प्रीति को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। उसे देखकर बुआ जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ये लड़की। आरोही, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? भाभी तो बता रही थी कि आरव जीसस से शादी करने वाला है। वो बड़े घराने की लड़की है और इज्जतदार है। ये तो मुझे कहीं से भी ना अमीर खानदान की लग रही है और ना ही इज्जतदार। बुआ जी की बातें सुनकर आरोही के गुस्से का लेवल बढ़ गया। वहीं बुआ जी के ये बोलते ही प्रीति की आंखें नम हो गईं। आरोही अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, क्यों बुआ जी, अमीर और इज्जतदार लड़कियों के माथे पर लिखा होता है क्या कि मैं अमीर और इज्जतदार हूँ और प्रीति भाभी के माथे पर कुछ नहीं लिखा है? इसलिए आरोही की बदतमीजी देख बुआ जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो 2-3 थप्पड़ आरोही के मुंह पर जड़ दे, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि आरोही इस घर में सबकी लाडली है। इसलिए वो अपने गुस्से का घूंट पीते हुए बोली, इज्जतदार लड़कियां शादी के बाद ऐसे बिना साड़ी, बिना घूंघट के जीन्स कुर्ती पहनकर ऐसे बालों को खुला छोड़कर घर भर में झूमती नहीं फिरती जैसे थोड़ी देर पहले ये झूम रही थी बेशर्मों की तरह। और बुआ जी इससे आगे कुछ कहे थी कि तभी उनके कानों में आरव की सर्द आवाज पड़ी, इसमें बुराई क्या है? ये आवाज सुनकर सभी की नजरें सीढ़ियों से नीचे उनकी ओर आते हुए आरव पर पड़ी। आरव को देख बुआ जी थोड़ी डर गई। आरव दादाजी, दादी जी, कोमल जी और आरोही के पीछे से होते हुए सीधे प्रीति के बगल में जाकर खड़ा हो गया। प्रीति पहले ही बुआ जी की बातें और उनका बिहेव देख डरी हुई थी। अब आरव के ऐसे अचानक अपने पास आने से उसका डर और बढ़ गया। आरव ने प्रीति का हाथ पकड़ा और अपनी सख्त आंखों से बुआ जी को देखते हुए बोला, मुझे आरव सिंघानिया को अपनी वाइफ ऐसी ही पसंद है, जीन्स कुर्ती पहनकर घर भर में झूमती फिरती हुई। डू एनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम? टू बी कंटिन्यूड। बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, जीन्स कुर्ती में घूमे या फिर शॉर्ट में। आरव का सपोर्ट पाकर आरोही अकड़ते हुए बोली। वहीं कोमल जी, दादाजी और दादी जी के चेहरे पर आरोही की अकड़ देख छोटी सी स्माइल आ गई। बुआ जी के चेहरे का रंग सफेद उड़ गया। वो खुद को अभी ठगा सा महसूस करने लगी। वहीं प्रीति के कानों में अब तक मुझे आरव सिंघानिया को अपनी वाइफ ऐसी ही पसंद है, जीन्स कुर्ती पहनकर घर भर में झूमती फिरती हुई। डू एनी ऑफ यू हैव प्रॉब्लम? आरव के ये शब्द गूंज रहे थे। प्रीति कब से अपनी नजरों को नीचे कर अपने उस हाथ को घूरे जा रही थी जो अब भी आरव ने पकड़ रखा था। आरव और आरोही अपनी तीखी नजरों से बुआ जी को घूर रहे थे। दोनों भाई बहन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम मिलते जुलते नजर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे वो बुआ जी को दरवाजे से ही अलविदा कह देंगे। इसलिए दादी जी बात को संभालते हुए बोली,
छोड़ो ये सब, शांति बेटा, तुम भी क्या लेकर बैठ गई आते आते? चलो अंदर, इतने दिनों बाद आई हो, जरा अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ। चलो, बच्चों को उनकी हाल में छोड़ दो। चलो। दादी जी बुआ जी को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। बुआ जी अपना मुंह बिगाड़ते हुए दादी जी के संग चली गई। दादाजी एक नजर आरव और प्रीति देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कोमल जी दादाजी और दादी जी को जाते देख आरोही का हाथ थामकर उसे वहां से ले जाने लगी। ये देख आरोही बोली, माँ कहाँ ले जा रही है मुझे? प्रीति भाभी चुप कर आरोही बहुत बोलने लगी। हे आजकल चल मेरे साथ। कोमल जी आरोही को आंखें दिखाते हुए वहां से उसे लेकर चली गई। अब वहां सिर्फ प्रीति और आरव ही बचे थे। प्रीति सबके जाते ही आरव से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वहीं आरव, जो अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था, उसने उसके हाथ को छोड़ उसकी कलाई पकड़कर और उसे वहां से ले जाने लगा। ये देख प्रीति घबराई सी बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मेरा हाथ। कुछ कदम चलते ही आरव प्रीति को एक पीलर से सटाकर खुद उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी गुस्सैल आंखों से घूरने लगा। प्रीति अचानक से आरव के ऐसा करने से डर गई। वो घबराती हुई अपने मन में बोली, ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? भगवान जी, क्या आपकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? आरव अपना चेहरा प्रीति के चेहरे के बेहद करीब ले आया। इस वक्त प्रीति के चेहरे पर गुस्सा, डर और नर्वसनेस के भाव एक साथ नजर आ रहे थे। प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आरव को खुद से दूर करे। आरव कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी प्रीति ने डर के मारे आरव के पैरों की उंगलियों पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने एक पैर से वार कर दिया। प्रीति के ये करते ही आरव के उंगलियों में असहनीय दर्द की लहर उठी। आरव झट से प्रीति से दूर हटकर दर्द और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, You idiot, how dare you? आरव ये बोले रहा था कि प्रीति वहां से गायब हो गई। ये देखकर आरव ने गुस्से से अपनी नजरें अपने आस पास घुमाई। उसे दूर दूर तक प्रीति कहीं नजर नहीं आई। आरव के छोड़ते ही प्रीति डर के मारे वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। आरव गुस्से से खुद में ही बोला, बेवकूफ लड़की तुम्हें तो मैं। प्रीति ने सैंडल पहन रखे थे और आरव घर पर ही था, इसलिए जूते न पहनकर उसने सिंपल से स्लीपर पहने हुए थे। प्रीति के सैंडल की वजह से आरव की उंगलियों में जरूरत से ज्यादा ही चोट लग गई। आरव अपने दर्द को बर्दाश्त करके चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगली यों का दर्द उसे लगड़ाने पर मजबूर कर रहा था। वहीं एक कोने में खड़ा नील, जो शुरुआत से ही सब कुछ देख रहा था, वो आरव की सिचुएशन पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और जोर जोर से दांत फाड़कर हंसने लगा। जैसे ही नील के हंसने की आवाज आरव के कानों पर पड़ी, आरव पीछे पलटकर गुस्से से उसे घूरने लगा। आरव को घुरते देख नील अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए दबी दबी सी हंसी हंसने लगा और कुछ सोचने का नाटक करते हुए आगे बोला, बॉस, मुझे लगता है प्रीति मैडम शर्मा गई। नई नई शादी हुई और आप ऐसे खुलेआम रोमांस कर रहे हो तो पीट ही जाओगे ना। आरव को एक तो प्रीति पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसका दर्द, और अब नील की ये हंसी। आरव पूरी तरह चीढ़ रहा था। इस बात से अनजान नील अब भी हंसे जा रहा था। तभी आरव ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी हंसी गायब हो गई। आज से तुम ऑफिस चलकर आवोगे, न गाड़ी, न बाइक और न ही टैक्सी। वक्त से पहले आवोगे और वक्त के बाद घर जाओगे। इतना बोलकर आरव वहां से चला गया। नील वहीं खड़ा पीछे से आरव को आवाज देते रह गया, बॉस, बॉस, सॉरी मेरी जुबान फिसल गई बॉस, प्लीज बॉस सुनो। और हंस, नील इडियट। वहीं थोड़ी देर बाद आशा ताई के कमरे में खिड़की के पास प्रीति खड़ी होकर एकटक बाहर की ओर देखे जा रही थी। उसके दिमाग में आज की सारी घटनाएं एक एक कर घूम रही थीं। आरव का उस तरह उसे कमरे से खींचकर बाहर लाना, उसकी वो नफरत भरी गुस्सैल आंखें, उसका कहना कि 2 महीने बाद वो सौम्या से शादी करेगा, दादाजी का कहना कि वो इस रिश्ते को लेकर आरव के विचार बदले, कोमल जी, दादाजी और दादी जी का उसे आशीर्वाद और सगुन देना, आरोही का उसे भाभी कहना, उसका बुआ जी से टकराना, बुआ जी की बातें आरोही का उसे सपोर्ट करना, और फिर वहां आरव का आना, उसका वैसे हाथ पकड़ना जैसे उसे लफ्जों के बिना ये बता रहा हो कि वो उसके साथ है, हर कदम पर उसका बुआ जी को जवाब देना। न जाने क्यों प्रीति के चेहरे पर जो कुछ पल पहले सारी घटनाएं याद करके परेशानी छाई हुई थी,
उस चेहरे पर धीरे धीरे छोटी सी स्माइल दिखने लगी। प्रीति इस बात से अनजान मुस्कुराए जा रही थी कि तभी उसे पीछे से आशा ताई की आवाज सुनाई दी। प्रीति, तुम यहाँ। आशा ताई की आवाज सुनकर प्रीति अपने ख्यालों से बाहर आई और उनकी ओर पलटते हुए बोली, जी आशा ताई, वो मैं बस ऐसे ही, बस आपसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गई। प्रीति ने ये वर्ड काफी मासूमियत से बोली। आशा ताई हल्के से मुस्कुरा दी और पलटकर दरवाजे को बंद करके प्रीति के सामने आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए नम आंखों से बोली, मुझे माफ कर दो प्रीति, ये सब मेरी। आशा ताई इससे आगे कुछ कहती, प्रीति उनके होंठों पर अपना हाथ रखकर उन्हें चुप कराते हुए बोली, श्श, आशा ताई, नहीं, आपकी वजह से नहीं हुआ। हे, ये सब मेरी किस्मत है। तो दोबारा आप ये शब्द कभी अपने मुंह से नहीं निकालेंगी, समझिए आप। आपको मेरी कसम। आशा ताई। प्रीति ने आशा ताई के आंसू पोंछे और उनके गले लगकर अपनी रोनी सी आवाज में बोली, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया। हे ताई, अब आगे मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप पर और कोई मुसीबत आए। ताई ने प्रीति को खुद से दूर किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, प्रीति, जो कुछ भी हुआ उसे हम पहले जैसा नहीं कर सकते। उस वक्त हालात वैसी थी जिस वजह से तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा। लेकिन प्रीति, मैं एक बात कहना चाहूंगी। आशा ताई ये सब बहुत ही प्यार से कह रही थी और प्रीति उनकी बातें किसी छोटी बच्ची की तरह बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। आशा ताई आगे बोली, तुम्हारा और आरव सर का रिश्ता जिस तरह जुड़ा वो सबकी नजर में धोखा था, गलत था, लेकिन मेरी नजर में वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे महादेव ने खुद जोड़ा है। थोड़ा वक्त लगेगा प्रीति, लेकिन अपने इस रिश्ते को कभी टूटने मत देना। मैं ये इसलिए कह रही हूँ प्रीति, क्योंकि आरव सर एक बहुत अच्छे इंसान है। आशा ताई के मुंह से आरव का नाम और उसकी तारीफ सुनकर प्रीति को अभी थोड़ी देर पहले आरव ने किस तरह एक झटके से उसे पिलर के सहारे खड़ी कर दी थी और कैसे वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था, ये याद आया और वो ताई से दूर होकर चीरते हुए बोली, ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं। हे ताई, उनकी हरकतें गुंडों वाली है। आशा ताई प्रीति की बात सुनकर कंफ्यूजन से बोली, गुंडों जैसी हरकतें क्यों, क्या किया उन्होंने? ऐसा। आशा ताई का सवाल सुनकर प्रीति बोलने ही वाली थी कि कैसे थोड़ी देर पहले आरव उसके साथ क्या करने जा रहा था। कुछ सोचते हुए प्रीति रुक गई और अपने जीभ को दांतों तले हल्के से दबाते हुए अपने मन बोली, प्रीति कितनी बेशर्म है, तू ये क्या कहने जा रही थी? आशा ताई को। प्रीति ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं ताई, बस ऐसे ही मुझे वो पसंद नहीं। प्रीति की बात सुनकर ताई मुस्कुराते हुए प्रीति के करीब आई और उसे समझाते हुए बोली, किसी को भी जाने बिना उनके लिए अपनी ही एक अलग राय बना लेना सही नहीं प्रीति। खैर छोड़ो इस बात को, धीरे धीरे तुम खुद ही जान जाओगी। तुम मुझे ये बताओ, वो लोग कौन थे जो कल वहां मिले थे? आशा ताई का ये सवाल सुनते ही प्रीति के माथे पर अचानक से परेशानी के बल पड़ गए। उसे चुप देखकर आशा ताई ने एक बार फिर उससे वही सवाल किया, प्रीति बताओ कौन थे वो लोग? आशा ताई को प्रीति कोई जवाब देती उससे पहले एक सर्वेंट दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, आशा ताई, क्या प्रीति मैडम यहाँ है? उस सर्वेंट की आवाज सुनकर प्रीति झट से बोली, हाँ मैं यही हुआ आई। आशा ताई, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन प्रीति सुनो तो। आशा ताई इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। आशा ताई उसे ऐसे भागती देख अपने मन में बोली, क्या छुपा रही है प्रीति? प्रीति जैसे ही बाहर आई, प्रीति को देख वो सर्वेंट बोली, प्रीति मैडम, आपको आरव सर अपने कमरे में बुला रहे हैं। आरव का जिक्र सुनते ही प्रीति को थोड़ी देर पहले अपना किया याद आया। वो कैसे? आरव के पैर पर मार के वहां से भागी थी। ये याद आते ही वो अपने मन में बोली, नहीं मुझे मरना है जो अब मैं मिस्टर आरव सिंघानिया के पास जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। कुछ देर उनसे छुप कर ही रहना होगा। थोड़ी देर बाद दर्द गायब और गुस्सा भी। प्रीति ने ये सोचते हुए सर्वेंट से कहा, उनसे कहो अभी अभी वो बहुत बिजी है, जैसे ही फ्री होंगी आप आपके पास आ जाएंगी। प्रीति की पूरी बात सुन लेने के बाद वो सर्वेंट हाँ में अपनी गर्दन को हिलाकर वहां से चली गई। दूसरी ओर दादी जी के रूम में दादी जी शांति बुआ को बोली, तुम तो शाम को आने वाली थी, शांति इतने जल्दी कैसे आ गई? और अकेली आई हो, बच्चे कहाँ है?
दादाजी के सवाल पर बेड पर पालती मार के समोसे खा रही बुआ जी बोली, बच्चे शाम को आने वाले हैं माँ, और मैं जल्दी आ गई। तभी तो आपकी पोते बहू की असलियत देख पाई, बताए वक्त पर आती तो क्या पता भाभी जी अपनी बहू को सीखा पढ़ा कर रखती। शांति जी की बातें सुनकर दादी बोली, तू भी ना शांति, बातों का पतंगड़ बनाने की आदत अब तक छूटी नहीं तेरी बच्ची। हे वो, और अब वक्त के साथ साथ लोग और उनकी सोच दोनों बदल रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ, बुढ़ी हूँ, लेकिन तेरी बातों से और तेरी सोच से ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा तुझ में ज्यादा। हे दादी की बात सुनकर बुआ जी का मुंह बन गया। टू बी कंटिन्यूड। कोमल जी अपने कमरे में पूरे बेड पर गहनों को फैलाकर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने हाथों में एक सुंदर सा नेकलेस पकड़ रखा था, जिसे वो काफी गहराई से कब से बैठकर देखे जा रही थी। वहीं सामने सोफे पर आरोही कब से उन्हें बैठकर बोरियत से देखे जा रही थी। आरोही कोमल जी से बोली, माँ, ये आप ज्वेलरी की दुकान खोलकर क्यों बैठी है, और एक ही नेकलेस को कब से ऐसे देखे जा रही है जैसे आपके ऐसे देखने से वो डबल हो जाएगा। आरोही की बात सुनकर कोमल जी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, तू ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं है, ये हमारा खानदानी हार है। जब मैं तेरे पापा से शादी करके इस घर में आई थी, तब तेरी दादी यानी कि मेरी सास ने मुझे दिया था। कोमल जी इतना कहकर उस नेकलेस को रखते हुए अपने मन में बोली, सोचा था जब सौम्या बहू बनकर घर आएगी तो ये खानदानी हार उसे सौंप दूंगी, लेकिन सब कुछ ही पलों में बदल गया। तुमने मेरे बेटे से उसकी सारी खुशियां छीन ली, प्रीति उसका प्यार, सौम्या उसको तुमने आरव से दूर कर दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। जहां कोमल जी के मन में प्रीति के लिए ये सब चल रहा था, वहीं प्रीति आरव से छुपकर मेंशन में आरव के बने पर्सनल जिम एरिया में रखे बड़े से सोफे पर लेटी हुई अपना फोन चला रही थी। कुछ देर यूं ही फोन में टाइम पास करते करते उसकी आंख लग गई। प्रीति को यकीन था कि इस वक्त आरव जिम एरिया में नहीं आएगा। सबसे पहले वो आरव की नजरों से बचने के लिए दादाजी और दादीजी जी के कमरे में गई थी, पर दादाजी और बुआ जी को बातें करते देख वो दरवाजे से ही चली आई। आरोही के पास वो ये सोचकर नहीं गई कि आरव के आंखें दिखाने भर से ही आरोही कांपने लग जाती है, तो उसे क्या खाक बचा पाएगी अपने डेविल भाई आरव सिंघानिया से। काफी सोचने के बाद उसे जिम में जाकर टाइम पास करना ही ठीक लगा, क्योंकि दोपहर में कोई क्यों ही जिम आएगा। कुछ देर पहले जब प्रीति का जवाब उस सर्वेंट ने आरव को सुनाया, तो आरव को अपनी इंसल्ट फील हुई थी, जिससे उसका गुस्सा 2 गुना बढ़ गया था। एक तो प्रीति का अचानक से सौम्या की जगह आकर आरव के साथ शादी करना, आरव के साथ फेरे लेना, उसके कमरे में सोना और दादाजी का उसके सपोर्ट में रहना, और आज प्रीति के वजह से बुआ जी के सामने उसका प्रीति को सपोर्ट करना और प्रीति का उसको पैर मारना, और अब इस तरह उसकी बात को काट कर एक सर्वेंट के सामने उसकी इंसल्ट करना, ये सब कुछ आरव को सिर्फ गुस्सा दिला रहे थे। कुछ देर पहले ही एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करके नील आरव के कहने पर मीटिंग के लिए मेंशन से बाहर चला गया था। वहीं थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होते ही नील मीटिंग रूम से बाहर आकर आरव को कॉल करता है। आरव नील से बात करते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल गया। चलते चलते आरव जिम एरिया के पास पहुंच गया। आरव बड़े ध्यान से दूसरी ओर से बोल रहे नील की बातों को सुन रहा था कि तभी उसकी नजर जिम में लगे सोफे पर मजे से सो रही प्रीति पर पड़ी। वैसे तो वो प्रीति के चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पहने कपड़ों को देख वो पहचान गया कि ये प्रीति ही है। उसे देखते ही आरव अपने एक आईब्रो को रेस करते हुए उसकी ओर पलटा और नील से ये कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नील मेल कर बात करते हैं। आरव फोन को डिस्कनेक्ट करके प्रीति की ओर जाने लगा। वो गुस्से से जैसे ही प्रीति के सामने आकर खड़ा हुआ, सोती हुई प्रीति के मासूम चेहरे को देख एक बार फिर उसकी नजरें उस पर जा ठहरी। आरव ने जल्दी ही अपनी नजरें उस पर से हटाई और सामने टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास जग को उठाकर पानी को प्रीति के मुंह पर दे मारा। ये होते ही प्रीति हड़बड़ाती हुई उठी। हेल्प हेल्प, बाढ़ आ गई, हेल्प। प्रीति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने सामने आरव को हाथ में पानी के ग्लास जग को लिए खड़ा देख एकदम से चुप होकर खुद के मन में बोली, बाढ़ नहीं प्रीति, बागड़ बिल्ला आया है।
प्रीति के चेहरे पर इस वक्त डर की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिन्हें देख आरव बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? प्रीति आरव को गुस्सा होते देख सोफे पर से नीचे उतरकर अपनी पलकों को झुकाए आरव के सामने खड़ी हो गई। आरव आगे बोला, तुम धोखेबाज के साथ साथ एक झूठी और ड्रामेबाज लड़की हो। आरव के मुंह से अपने लिए ये सुनने के बाद प्रीति अपने भौहें सीख उड़ते हुए आरव को घूरने लगी। वैसे तो प्रीति उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन उसकी ये हरकत उसे और ज्यादा क्यूट बना रही थी। उसे ऐसे खुद को घूरते देख आरव अपनी भारी आवाज में बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूं? आरव का यह सवाल सुनकर प्रीति अपने मन में बोली, भगवान जी, मैंने तो पैर पर मारा था, इनके सर पर नहीं। प्रीति आरव से कुछ कहने जा रही थी कि तभी प्रीति को चुप देखकर आरव ने गुस्से से अपना एक कदम आगे बढ़ाया। ये देख प्रीति डर से अपने कदम पीछे लेने को हुई कि उसका पैर पीछे सोफे से जा टकराया। अचानक सोफे पर टकराने से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। प्रीति ने खुद को बचाने के लिए जैसे ही आरव के शर्ट को पकड़ा, अचानक प्रीति के ऐसे खींचने से आरव भी अपना बैलेंस खो बैठा। वो प्रीति के ऊपर गिरता उससे पहले आरव ने अपने दोनों हाथों को सोफे के इर्द गिर्द रखकर खुद का बैलेंस बना लिया। लेकिन इस वक्त वो दोनों ऐसे पोजीशन में थे कि जैसे प्रीति सोफे पर बैठी है और आरव उसके ऊपर झुककर उसे कीस कर रहा है। प्रीति का हाथ अब भी आरव के शर्ट पर कसा हुआ था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर आरव को देखने लगी। आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन देख वो थोड़ी सहम गई, क्योंकि इस वक्त आरव उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। प्रीति डर अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, एसएस सॉरी सर, वो मैं आप शट अप। आरव इरिटेट होते हुए प्रीति को चुप रहने को कहीं आगे बोला, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है मिस प्रीति, तुम्हें इस घर से और मेरी जिंदगी से बहुत जल्द बहुत दूर कर दूंगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, तुम जब तक यहाँ हो तब तक तुम अगर जोर से सांसें भी लेना चाहो तो उसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए। और दोबारा कभी भी मुझे मना करने की या फिर मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं। तुम सोच भी नहीं सकती इतना बुरा। बात समझ आई? आरव की आवाज और उसके शब्दों में इतना दम था कि प्रीति की रूह तक एक पल को कांप उठी। वहीं आरव के आखिरी 3 शब्द बात समझ आई। इन शब्दों को सुनकर प्रीति डर के मारे अपना सर हल्के से हाँ में हिलाकर अपनी आंखें, जिनमें इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था, वो उन्हें बड़ी बड़ी कर आरव के चेहरे को देखने लगी। आरव अपनी बात खत्म करके सीधा खड़ा हो गया। उसके हटते ही प्रीति अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी उसे आरव की भारी आवाज सुनाई दी। आरव जो वहां से जाने लगा था, वो कुछ सोचते हुए रुका और अपने दोनों हाथों को अपने जेब में रखकर अपने सख्त लहजे में बोला, वैसे क्या कहा था तुमने कि तुम्हें बहुत काम है, बहुत बिजी हो, है ना? आरव इतना बोलकर एक शातिर स्माइल करते हुए आगे बोला, मुझे ना झूठ पसंद है और ना झूठ बोलने वाले लोग और ना ही तुम जैसे धोखेबाज। खैर छोड़ा, मैं तुम्हारे झूठ को सच बना देता है। ये जिम देख रही हो? आरव ने अपने नजरों को घुमाते हुए प्रीति से कहा और फिर प्रीति को घूरते हुए आगे बोला, यहाँ बहुत गंदगी हो गई है। इस पूरे जिम को, यहाँ की हर एक चीज को अच्छे से साफ करो। अगले 2 घंटे के अंदर ग्लास विंडो इस तरह साफ करना कि उसमें तुम्हारा ये मासूम दिखने वाला शातिर चेहरा चमकता नजर आए। आरव इतना बोलकर वहां से जाने लगा। कुछ कदम चलते ही वो रुका और प्रीति की ओर बिना पलटे ही अपनी नजरों को एक तरफ कर अपने एटीट्यूड वाले सख्त लहजे में बोला, और हाँ, मेरी नजर तुम पर ही है, इसीलिए कोई काम चोरी करने की सोचना भी मत। आरव इतना बोलकर वहां से चल गया। प्रीति रोनी सी शक्ल बनाकर पूरे जिम को एक नजर देखने लगी। वो जिम इतना बड़ा था कि उसमें झाड़ू लगाते लगाते ही प्रीति को 1 से 1.5 घंटा लग जाता। प्रीति गुस्से से चीढ़ते हुए अपनी रोनी शक्ल के साथ खुद में ही बोली, बाघड़ बिल्ला कहीं का, जो आशा ताई मुझे समझा रही थी, वो काश इस बाघड़ बिल्ले को भी समझाती कि लोगों को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। ना मैं कोई धोखेबाज हूँ और ना ही शातिर। भगवान जी कैसे जानवर के पल्ले बांध दिया है, कितना खड़ूस, बदतमीज और बेशर्म है। शाम के 5 बजने को थे। ढलती सूरज की किरणों ने सिंघानिया मेंशन को अपनी आगोश में ले रखा था।
यशवंत जी दादाजी के कहने पर आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। यशवंत जी, कोमल जी, दादाजी, दादी जी और बुआ जी लिविंग एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सबकी कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, नानू। ये आवाज सुनकर सबकी नजरें उस आवाज की ओर चली गई। दरवाजे पर एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने हाथ में छोटा सा बैग लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। वहीं उसे देखते ही सबके होठों पर मुस्कान छा गई। ये लड़की बुआ जी की बेटी पीहू है। पीहू को देखते ही दादी जी बोली, अरे पीहू बेटा आव यहाँ आव। पीहू दौड़ती हुई दादी के पास गई और उनसे लिपट गई। नानी, मैंने आपको, नानू को, मामू को, मामी को, आप सबको बहुत मिस किया। मैं कितने दिनों से मॉम को कह रही थी कि आपके यहाँ चले, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई न्यू बहाना बना देती। पीहू की बात सुनकर सभी हंस दिए। वहीं दादी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब आ गई है ना, अब जल्दी यहाँ से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पीहू दादी के बात पर मुस्कुराने लगी। तभी यशवंत जी बोले, भाई हमने भी किसी को खूब मिस किया है, कोई हमारे गले भी लगे, हम पर भी थोड़ा ध्यान दे दे। यशवंत जी की बात सुनकर पीहू दादी से दूर होकर यशवंत जी के गले लगते हुए बोली, झूठ बोल रहे हे आप मामू, अगर आप इतना ही मिस करते तो 1 हफ्ते पहले आप जब दिल्ली आए थे तब मुझसे मिलने घर क्यों नहीं आए। पीहू की शिकायत सुनते ही यशवंत जी बोले, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको दिल्ली, हम नहीं आपके भाई आरव आए थे, जाने क्यों। यशवंत जी के मुंह से आरव का जिक्र सुनते ही पीहू के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जैसे उसे अब भी यशवंत जी की बात पसंद ना आई हो। तभी बुआ जी बोली, पीहू तुझे इतना वक्त कैसे लग गया। बुआ जी का सवाल सुनकर पीहू यशवंत जी से दूर होकर बुआ जी की ओर पलटते हुए बोली, वो मॉम शनि की वजह से। शनि? उसकी वजह से कैसे? जी मॉम, उसने जैसे ही सुना कि आप नानू और नानी जी के यहाँ गई है और मैं भी यही आ रही हूँ, तो वो भी तैयार हो गया। यहाँ आने को बस उसी का वेट करते करते इतनी देरी हो गई, और आप तो जानती है हम लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है उसे तैयार होने में। पीहू की बात पर बुआ जी हंस दी और उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, क्या ये वही शनि है, शांति की दोस्त का बेटा? हम? जी नानू, वो बेटा तो मॉम की फ्रेंड का है, लेकिन मॉम से ऐसे छिप कर रहता है जैसे इन्हीं का बेटा हो। पीहू इतना बोलकर मुंह बना लेती है। तभी और एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, यू आर जेलस ऑफ मी। देखा आंटी कहाँ था ना ये जलती है हम दोनों से। जब सबने उस ओर अपनी नजरें घुमाई तो पाया कि दरवाजे पर शनि 2-3 बैंग्स पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर बुआ जी पीहू को डांटते हुए बोली, ये क्या, पीहू बेचारे से कुल्ली की तरह सामान उठवा रही हो। बुआ जी को नाराज होते देख शनि बोला, इटीएस ओके आंटी, बेचारी कहीं रोने ना लग जाए। शनि पीहू को देख उसकी टांग खींचते हुए बोला, जी से देख। पीहू चीड़ते हुए कुछ कहने जा रही थी कि तभी बुआ जी बोली, आओ शनि अंदर आओ, सामान वही रख दो। बुआ जी की बात को आगे पूरा करते हुए कोमल जी बोली, हाँ बेटा वो वही रहने दो, सर्वेंट से कहकर तुम्हारा कमरा अरेंज करवा देती हूँ, फिर तुम्हारा ये सामान वही रखवा दे। कोमल जी की आधी बात को काटकर शनि बीच में बोल पड़ा, नहीं आंटी, इसमें से एक भी बैग मेरा नहीं है, ये तो पीहू के बैंग्स है। शनि की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ अंदर, मैं बैग्स रखवा देती हूँ। कुछ देर बाद शनि और पीहू भी वही लिविंग एरिया में सबके साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लग गए। सभी को शनि का नेचर और उसका हंसता चेहरा भा गया। पीहू की नजरें कब से किसी की तलाश में इधर उधर बेचैनी से घूम रही है। उसकी बेचैनी जब बढ़ने लगी तब वो अपने पास बैठी कोमल जी से बोली, मामी मैं आरोही से मिल कर आती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाओ। कोमल जी मुस्कुराते हुए बोली। पीहू जैसे ही जाने लगी शनि भी अपनी जगह से उठकर बोला, नाना जी अगर आप बुरा ना पाने तो क्या मैं आपके इस खूबसूरत और आलीशान घर को अच्छी तरह देख सकता हूँ। नाना जी कुछ कहे थे उससे पहले ले। बुआ जी बोली, हाँ हाँ शनि बेटा क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। दादाजी बुआ जी की बात पर सहमति जताते हुए बोले, शांति बिल्कुल ठीक कह रही शनि, तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। दादाजी की बात सुनकर पर कोमल जी अपने मन में बोली, बाऊ जी ये आप क्या कह रहे हैं, आरव अब तक शनि से नहीं मिला है, अगर शनि गलती से आरव से टकरा गया तो वो तो जान ही ले लेगा इसकी। दादी जी भी अपने मन में बोली,
ये बुढ़वू सटिया गए है जो शनि की मुलाकात आरव से कराए बिना ही उसे अकेले घर भर में घूमने को कहे रहे है। गलती से आरव के नजरों में आ गया तो शनि दादाजी की इजाजत पाकर वहां से पीहू के साथ चल दिया। टू बी कंटिन्यूड। पीहू और शनि कुछ कदम ही चले थे कि पीहू ने अपने कदम रोक लिए और एक दफा पीछे जहां सब बैठे थे वहां देखकर नील का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ करते हुए गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में बोली, शनि, ये बच्चों की तरह मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। मैं आरोही के पास जा रही हूं, तुम्हें घर देखना है ना, तो चुपचाप जाओ और घर देखो, समझे। पीहू इतना बोलकर वहां से चली गई। वहीं शनि उसे इतने गुस्से में देख ना समझी मैं अपने कंधों को उचक्काते हुए वहां से दूसरी ओर चला गया। शनि ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा कैमरा निकाला और मेंशन में हर एक यूनिक दिखने वाले चीजों के फोटो लेने लगा। शनि जितना आगे बढ़कर मेंशन को देख रहा था उतनी ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। शनि घूमते घूमते जिम एरिया तक पहुंच गया। वहां की कुछ तस्वीरें लेते हुए उसकी नजर एक जगह जाकर ठहर गई। शनि अपने हाथों में पकड़े कैमरे को नीचे कर तसल्ली से उस ओर देखने लगा। उसके नजरों के सामने प्रीति अपने हाथों में एक कपड़ा पकड़े कांच के बने डोर को साफ कर रही थी। उसके माथे पर थकान से कुछ पसीने की बूंदें उभर आई थी। बाल थोड़े से बिखरे हुए थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बोरियत से ये काम कर रही है। प्रीति इस हाल में भी कमाल की लग रही थी। शनि प्रीति को देखकर मुस्कुराया और खुद में ही बोला, सो ब्यूटीफुल। शनि प्रीति को देखकर उसकी ओर अपने कदमों को बढ़ने से रोक न सका। वो सीधे चलते हुए डोर के पास आकर खड़ा हो गया। उसके अचानक ऐसे सामने आ जाने से प्रीति थोड़ी घबरा गई। इस वक्त प्रीति जिम के अंदर थी और शनि जिम से बाहर उन दोनों के बीच कांच की लंबी दीवार बनी हुई थी। प्रीति ने जब अनजान शख्स को अपने सामने देखा, कुछ सोचते हुए वो शनि को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे देखकर वो अपने मन में बोली, ये बंदर कौन है? पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। प्रीति को कुछ सोचते देख और खुद को ऐसे घुरते देख शनि अपने एक हाथ को हिलाते हुए बाहर से ही बोला, हाय, मैं शनि। प्रीति को शनि की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने अपने आईब्रो को उचका दिए, जैसे पूछना चाह रही हो कि वो क्या कह रहा है। शनि ये देख उसे डोर ओपन करने का इशारा करने लगा। प्रीति ने कुछ सेकंड कुछ सोचा, फिर डोर ओपन करके ईशान के सामने आते हुए बोली, क्या तुम न्यू सर्वेंट हो? प्रीति के इस सवाल पर शनि खुद के मन में बोला, तुम जैसी हसीन अगर कहे सर्वेंट बनने तो उसमें भी हमें कोई हर्ज नहीं। शनि को कुछ सोचते देख प्रीति थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देखो, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं, मुझे उस बागड़ बिल्ले। प्रीति आगे बोलते बोलते चुप हो गई और खुद के मन में बोली, चुप कर प्रीति, कहीं सुन लिया तो तेरी खैर नहीं। वही प्रीति को ऐसे अचानक चुप होते देख शनि बोला, मेरा नाम शनि है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम शनि हो या राहु केतु मुझे नहीं जानना। अगर तुम सर्वेंट हो तो जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ, और मैं अगर सर्वेंट ना रहूं तो यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत काम है। प्रीति इतना बोलकर जैसे ही दरवाजे से हटकर अंदर की ओर गई, वैसे ही उसके पीछे शनि भी जिम के अंदर आ गया और गोल गोल घूमते हुए बोला, वाओ, व्हाट अ जिम यार। प्रीति वहां सलीके से रखे डंबल्स पर कपड़ा मार रही थी कि तभी शनि वहां आकर वहां रखे 15 केजी के डंबल को उठाने लगा कि तभी प्रीति उसके हाथ पर चपेट लगाते हुए गुस्से से बोली, डू नॉट टच, मैंने अभी काफी मुश्किल से साफ किए हैं, अब गंदा मत करो। उस जिम को देख शनि की आंखें चौंधिया गई थीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, यार, ये जिम के अंदर घर है या फिर घर के अंदर जिम? शनि की ये बात सुनकर प्रीति के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि जब प्रीति पहली बार इस घर में आई थी उसका भी सेम यही रिएक्ट था। वो मुस्कुराते हुए शनि से बोली, यहाँ की हर चीजें ऐसी ही है, यहाँ के कमरे, किचन, गार्डन, स्विमिंग पूल। प्रीति कुछ सोचते हुए आगे बोली, तुम नए नए आए हो ना, तुम थोड़ी देर रुको, मैं मेरा काम खत्म करके तुम्हें पूरा दिखाती हूँ। प्रीति की ये बात सुनकर शनि एक्साइटेड होकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। प्रीति शनि की एक्साइटमेंट देखकर बोली, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी होगी। अब सर्वेंट हो तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तो फिर
क्यों ना शुरुआत मेरी मदद करने से ही करो। शनि ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हामी भरी और लग गया काम पे। यूं तो हेल्प का मतलब होता है कि कोई शख्स बस किसी काम में हमारी थोड़ी थोड़ी से हेल्प कर दे, हमारा हाथ बटा दे, लेकिन हमारी प्रीति के लिए हेल्प का मतलब कुछ और ही होता है। प्रीति एक जगह बैठकर शनि को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे काम शनि नहीं वहीं कर रही हो। कभी वो उसे चेयर पर चढ़कर ऊपर जाले निकालने कहती तो भी नीचे फर्श पर झाड़ू लगाने, तो कभी अपने उंगली से इशारा कर कांच पोंछने कहती, कभी कुछ चीजें उठाकर यहाँ रखने कहती तो कभी कुछ चीजें उठाकर वहां रखने कहती, और आखिरी स्टेप पोंछा लगाकर फाइनली शनि का पीछा छूटा। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी चाल ही बदल गई थी। उसका चेहरा जो थोड़ी देर पहले खिला खिला सा था, अभी उस चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो आकर सोफे पर प्रीति के पास बैठा ही था कि प्रीति उठकर अपने दोनों हाथों को झाड़ने लगी और लंबी सांस भरते हुए बोली, फाइनली सब कुछ हो गया। थैंक यू सो मच शनि, तुम बहुत अच्छे। तो चलें घर देखने। शनि मरी सी हालत में अपने एक हाथ मुश्किल से उठाकर हिलाते हुए थकी सी आवाज में बोला, घर देखने की बात कर रही हो तुम? मैं इधर खुद के हाथों को, पैरों को, यहाँ तक कि तुमको भी ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। उसकी हालत देखकर प्रीति मंद ही मंद मुस्कुरा दी और खुद की हंसी को रोकते हुए बोली, ओके कोई बात नहीं, मुझ पर ये उधार रहा। जब तुम्हें अपने हाथ पैर और मैं देखने लग जाऊं तब हम घर देखेंगे। ओके। प्रीति इतना बोलकर हंसती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही शनि बुदबुदाया, अगर लड़की ऐसी क्यूट और हसीन हो तो उसका हम पर हंसना भी मजेदार लगता है। शनि इतना बोलकर एक गहरी सांस भरते हुए बोला, शनि बेटा तू तो गए हो। प्रीति वहां से निकलकर आरव के कमरे की ओर जाने लगी क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने थे जो थोड़ी गंदे हो चुके थे, और दादाजी के कहने पर कल रात को ही आरोही ने प्रीति का सामान आरव के कमरे में रखवा दिया था। प्रीति वहां जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जैसे ही प्रीति ने कमरे का दरवाजा खोला, वो थोड़ी हैरान रह गई। सामने दीवार पर लगे आरव की बड़ी सी तस्वीर के सामने एक लड़की खड़ी आरव के तस्वीर को देखे जा रही थी। प्रीति को उसकी सिर्फ पीठ नजर आ रही थी, फिर भी वो ये आसानी से बता सकती थी कि ये आरोही तो नहीं है। ये सोचकर वो अंदर आते हुए बोली, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति की आवाज सुनकर भी उस लड़की ने कोई हरकत नहीं की। ये देखकर प्रीति को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके पास आकर बोली, मैंने कुछ पूछा कौन हो तुम और इस कमरे में क्या कर रही हो? ये लड़की पीहू थी। पीहू प्रीति की ओर पलटकर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये सवाल मेरा होना चाहिए कि तुम कौन हो? शी इज माई वाइफ। ये आवाज आरव की थी, जो दरवाजे के बाहर अपने दोनों हाथों को जेब में रखकर अपने एरोगेंट अंदाज में खड़ा था। आरव के मुंह से अपने लिए वाइफ सुनकर प्रीति को थोड़ा अजीब लगा। आरव को वहां देखकर वो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आरव इस वक्त इस लड़की के सामने उसके साथ सुबह की तरह बिहेव करे। वहीं आरव के मुंह से प्रीति के लिए वाइफ शब्द सुनकर पीहू के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो नॉर्मल होते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कोई काम करने वाली है, क्योंकि इनका हुलिया कुछ और ही बयां कर रहा है, इसीलिए बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम रियली सॉरी। पीहू के बदले अंदाज देखकर प्रीति थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि अभी अभी काफी रूढ़ लहजे में पीहू ने प्रीति से सवाल किया था। आरव के आते ही अचानक से उसका लहजा मासूमियत से भर गया, लेकिन प्रीति ने ये सब ज्यादा सोचे बिना आरव और पीहू को एक नजर देखा और कमरे में बने लग्जरी ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग रूम में आते ही प्रीति ने एक कोने में रखे अपने छोटे से बैग को निकालकर उसमें से अपने कपड़े निकाले और वहीं पर बने वॉशरूम में शावर लेने चली गई। वहीं बाहर आरव की नजर ड्रेसिंग रूम की ओर ही थी। पीहू ये देखकर आरव से बोली, आरव वो जा चुकी है। पीहू की आवाज सुनकर आरव अपनी नजरों को ड्रेसिंग रूम से हटाकर पीहू को देखने लगा। पीहू आरव की नजर खुद पर पाकर मुस्कुराते कुछ बोलने को हुई कि तभी आरव अपने दांत पीसते हुए बोला, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। आरव की आवाज इस समय काफी सख्त थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। आरव को इतने गुस्से में देख पीहू हिम्मत करते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं आरव, और तुम ऐसे। मैंने कहा पीहू गेट आउट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
इस कमरे में आने की। आरव बुरी तरह चीढ़ते हुए गुस्से से बोला। उसका गुस्सा देख पीहू सहम गई और अपनी आंखों में नमी ली। ये वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाते ही प्रीति अपना बैग लेकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। उसने हल्की नीली रंग की सिंपल सी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग खिल रहा था। वैसे तो वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन बुआ जी से मुलाकात होने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद वो आगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने साड़ी पहनना ही ठीक समझा। आरव की नजरें प्रीति को ऊपर से नीचे तक गहराई से निहारने लगीं। प्रीति का गोरा रंग, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, तीखे नैन नक्श प्रीति की खूबसूरती वाकई में दिल जला देने वाली है। वो अगर मॉडलिंग करें तो अच्छी खासी मॉडल को टक्कर दे सकती है। आरव की नजरें प्रीति पर एक दफा फिर जा ठहरी। वहीं प्रीति आरव के कुछ कहने या करने से पहले चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसके हाथ में उसका बैग देखकर आरव उसे रोकते हुए बोला, रुको। आरव की आवाज सुनकर प्रीति डर से अपने कदम वहीं रोक खड़ी हो गई। आरव उसके सामने आकर उसके हाथ में पकड़े बैग की ओर इशारा करते हुए बोला, ये अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? आरव का सवाल सुनकर प्रीति अपनी दबी आवाज में बोली, वो आशा ताई के कमरे में, अभी मैंने वॉशरूम यूज किया, उसके लिए सॉरी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। प्रीति इतना बोलकर जैसे ही आरव के साइड से जाने को हुई कि तभी वो अपने उसी एरोगेंट अंदाज में बोला, तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर है, तुम भूल गई। मैंने क्या कहा था तुमसे कि जब तक यहाँ हो तुम्हें जोर से सांस लेने तक की इजाजत मुझसे लेनी होगी। प्रीति आरव की बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इसी असमंजस के साथ वो आरव से बोली, आप ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैं आपके कमरे में हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ, और एक बार फिर से सॉरी, लेकिन सच मुझे यहाँ आना नहीं था, वो तो मेरे कपड़े यहाँ थे इसलिए आना पड़ा। प्रीति इतना बोलकर एक बार वहां से जाने को हुई कि तभी आरव उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम इस कमरे से कहीं नहीं जाओगी, अपना सामान जहां से उठाया है वही रख दो। आरव के इन शब्दों को सुनकर प्रीति थोड़ी हैरान हो गई। वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर कुछ सोचने लगी। इस बागड़ बिल्ले के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? सुबह तो न जाने क्या क्या कहे जा रहा था, और अब अचानक इन कुछ घंटों में इतना चेंज फैले। तो बुआ जी के सामने मेरा साथ देकर अच्छा पति बनने का नाटक किया, और फिर अभी मुझे अपनी वाइफ बोला, और अब ये कह रहा है कि मुझे इसके कमरे से कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रीति ये सब सोचते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। वहीं आरव अपनी बात खत्म करके जैसे ही वहां से जाने को हुआ कि तभी प्रीति के दिमाग में आज सुबह आरव का उसको अपनी बाहों में जकड़कर सोना याद आया। ये याद आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो मन में बुदबुदाई, कहीं ये आज भी वैसे ही नहीं। प्रति अपने आखिरी के नहीं शब्द को जोर से अपने होश में आते हुए चीखते हुए बोली। उसकी चीख और उसका नहीं कहना सुनकर आरव गुस्से और कंफ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ प्रीति की ओर मुड़ा। क्या तुम पागल हो? आरव को अपनी ओर मुड़ता देख प्रीति अपनी कांपती आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोली, देखिए मिस्टर आरव, सिंघानिया सर में आए ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, समझे आप, और मुझे इस कमरे में नहीं रहना। इस बात पर आपकी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। प्रीति की बात सुनकर आरव उसके करीब गया और उसकी बाजू को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम इसी कमरे में रहोगी। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। प्रीति आरव का गुस्सा देखकर थोड़ी डर गई, लेकिन आरव की ये जबरदस्ती देख प्रीति भी थोड़ी चिढ़ गई। इसलिए कुछ हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी आरव ने अपनी पकड़ उसकी बाजू पर कस दी और बोला, और एक बात, जब तक बुआ जी यहाँ से चली नहीं जाती, इस कमरे में रहने के साथ साथ तुम्हें उनके सामने एक अच्छी बीबी की तरह रहना है। उन्हें किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये शादी एक धोखा है जो तुमने पैसे और रुतबे की लालच में हमें दिया है, और अगर गलती से भी उन्हें ये बात पता चली तो आई स्वेयर प्रीति, आई विल किल यू। आरव के गुस्से को देखकर और उसकी इस धमकी को सुनकर प्रीति अपना सलाइवा गटकने पर मजबूर हो गई। उसके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें उभर आई जो उसके डर को बयां कर रही थी। उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई आरव के इन कुछ शब्दों को सुनकर। ये शादी एक धोखा है,
जो तुमने पैसे और रुतबे की लालच में हमें दिया है। टू बी कंटिन्यूड। आरव अपनी बात खत्म करके वहां से चला गया। वहीं प्रीति के कानों में आरव के कहे कुछ शब्द गूंजने लगे। जब तक बुआजी यहाँ से चली नहीं जाती, इस कमरे में रहने के साथ साथ तुम्हें उनके सामने एक अच्छी बीबी की तरह रहना होगा। उन्हें किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये शादी एक धोखा है। प्रीति आरव के इन बातों को याद करके अपने ही सोच को थोड़ी डांठम लगाते हुए खुद में बोली, प्रीति तू भी ना जाने क्या सोच रही थी। खैर छोड़। प्रीति अपने बैग को लेकर मुंह बनाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद कोमल जी कुछ सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। तभी वहां बुआ जी पीहू के साथ पहुंची। बुआ जी कोमल जी को देखकर एक शातिर स्माइल करने लगी। तभी वहां आरोही और प्रीति भी पहुंची। प्रीति को देखते ही बुआ जी का मुंह बन गया तो वहीं पीहू के हाथों की मुट्ठी बन गई। आरोही प्रीति को देखकर एक स्माइल देते हुए बोली, अरे वाह प्रीति भाभी, साड़ी तो आप पर काफी जंच रही है। प्रीति आरोही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। बुआ जी प्रीति का हंसता चेहरा देख ताने मारते हुए बोली, क्या जमाना आ गया है, सास को काम से फुर्सत नहीं है और बहू को सज धज कर अपने पति को रिझाने से। जब तक मेरी सास जिंदा